सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इस समय हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स का एमसीक्यू सीरीज चल रहा है। उसके साथ आज हम एक नए सीरीज को लेकर उपस्थित हैं और हम लोग प्रश्न देखते हैं इसमें क्या क्या प्रश्न है। तो इसके तहत पहला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन कर्मयोगी किससे संबंधित है? भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन कर्मयोगी किससे संबंधित है? किस समूह से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ऑप्शन देख लीजिए। नंबर ए चिकित्सक। नंबर बी अभियंता यानी इंजीनियर्स, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नंबर सी समाज सेवी और नंबर डी सिविल सेवक यानी सिविल सर्वेंट या सिविल सेवक माने सिविल जो आईएएस अधिकारी होते हैं उनसे संबंधित, ठीक है ना, यानी आईएएस ऑफिसर से संबंधित। तो भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन कर्मयोगी किससे संबंधित है? चिकित्सक से। ए चिकित्सक है, बी अभियंता है, सी समाज सेवी है और डी सिविल सेवक है। तो असल में मिशन कर्मयोगी सिविल सेवकों की क्षमता को बढ़ाने से संबंधित है। इसके माध्यम से सिविल सेवकों की क्षमता और गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा। तो ये किससे संबंधित है? सिविल सेवकों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्माण के लिए किस समिति का गठन किया गया था? राष्ट्रीय शिक्षा समिति, जो आप अभी जान रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्माण के लिए किस समिति का गठन किया गया था? किस समिति का गठन किया गया था? इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का निर्माण किस समिति ने किया था, ठीक है ना, या किस समिति का इसके निर्माण में प्रमुख भूमिका था, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो ऑप्शन देख लीजिए। ए है चिदंबरम समिति। नंबर बी है देवराय समिति। नंबर सी है के कस्तूरी रंगन समिति और नंबर डी है के संकरण समिति। मैंने बहुत मिलते जुलते नाम यहां लिख दिए हैं ताकि आपको परेशानी पैदा हो। असल में इसका सही उत्तर है के कस्तूरी रंगन समिति। के कस्तूरी रंगन समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसमें भारत सरकार ने नेक्स्ट जनरेशन के शिक्षा के स्वरूप को निर्धारित किया है। क्लास 6 से ही टेक्निकल शिक्षा का प्रारंभन इसमें दिखाया गया है और आगे सरकार कोशिश कर रही है। तो ये के कस्तूरी रंगन समिति का इसके निर्माण में प्रमुख योगदान है, ठीक है ना। हालांकि कोई भी समिति निर्णय हमेशा सरकार की इच्छाधीन होकर ही लेती है। ऐसा नहीं है कि भारत में सरकार समितियां कितनी स्वतंत्र हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा समितियों का रिपोर्ट जो है वो सरकार के इच्छा का प्रतिबिंब होता है। सरकार की जैसी इच्छा होती है, समितियां वही मनचाही रिपोर्ट देती है। मैं अच्छा या बुरा तो नहीं कहने का यहां प्रयत्न कर रहा हूं, वो एक अलग वीडियो में बड़े विस्तार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विश्लेषण
समीक्षा और मूल्यांकन करूंगा, वो एक अलग वीडियो का विषय रहेगा। आज मेरा यही कहना है कि के कस्तूरी रंगन समिति ने इसके रिपोर्ट को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न भी इसी संबंधित है। देखिए, अब ये एक दिन नहीं ये प्रश्न आना है इस विषय से। अब कोई भी भारतवर्ष का एग्जाम हो, इससे लगातार प्रश्न आएंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2020 को हम जितनी बार पढ़ सके और जितना विस्तार से पढ़ सके तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। इसीलिए मैंने प्रश्न और अगला भी लिया है, नई शिक्षा नीति, वही राष्ट्रीय शिक्षा, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारण निकाय के रूप में एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। माने बच्चों के प्रगति के मूल्यांकन के लिए एक मानक निर्धारण किया जाएगा, यानी राष्ट्रीय आकलन केंद्र, यानी जो छात्रों में क्या प्रगति हुई उसके निर्धारण के लिए एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र, ठीक है ना, एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र जो ये बताएगा कि छात्रों में कितनी प्रगति हुई इस नीति के तहत, ठीक है ना। उस आकलन केंद्र का नाम क्या है, उस आकलन केंद्र का नाम क्या रखा गया है? तो देखिए ऑप्शन में आपके समक्ष है, ए प्रज्ञा, बी परख, मिलते जुलते नाम मैंने बहुत रखे हैं, सी विमल और डी है कमल। ये चार ऑप्शन हमारे समक्ष है, ए प्रज्ञा, बी परख, सी विमल, डी कमल। ये चार, इनमें से कौन जो है राष्ट्रीय आकलन केंद्र है जो छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारण निकाय है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर है परख। परख वैसे भी परख करता है व्यक्ति का कि क्या, परख शब्द ही व्यक्ति का परख करता है, तो इससे भी आप याद कर सकते हैं कि इसका नाम क्या हो गया, परख। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, मजदूरों को उनके आवास के निकट रोजगार दिलाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? मजदूरों को उनके आवास के निकट, मजदूरों को उनके आवास के निकट रोजगार दिलाने के लिए कौन सी योजना केंद्र सरकार ने प्रारंभ की है? कौन सी योजना प्रारंभ की है, ठीक है ना। अब योजना का अगर आप ऑप्शन देख लें, नंबर ए गरीब कल्याण रोजगार अभियान, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है बी, मैं चाहता तो अपने ब्लैक बोर्ड पे पूरा एक बार लिख देता, मैंने बार बार बताया है कि आप प्रश्नों को गंभीरता से सीरीज वाइज देखें, जैसा आप एग्जामिनेशन में देखते हैं। तो जब एक एक ऑप्शन को हम लिखते जाएंगे और आप उसको समझते जाएंगे तो आपको यह प्रश्न हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। नवाचार अभियान, मैं चाहता तो ब्लैक बोर्ड पे पहले से लिख देता, लेकिन मैं वो नहीं कर रहा हूं। मैं ये भी नहीं कर रहा हूं कि वो गलत है, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरा मानना है कि हमें ऐसे प्रश्न पढ़ना चाहिए। मजदूर कल्याण रोजगार अभियान, मजदूर कल्याण रोजगार अभियान, और डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आप सावधान रहे एग्जाम में जरूर। हालांकि ये माना तो जाता है 99% ये सही नहीं होता है, लेकिन कभी कभी 1% भी काम बिगाड़ सकता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गरीब कल्याण रोजगार अभियान। मैंने मिलता जुलता एक ऑप्शन लिया है, मजदूर कल्याण रोजगार अभियान, ये भी मैंने मिला दिया है, लेकिन सही उत्तर क्या है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ऑप्शन
सही ऑप्शन के बाद बहुत ऑप्शन मैं खुद तय करता हूं, ताकि आपको कठिनाई ज्यादा से ज्यादा पैदा हो। कठिनाई जितना ही ज्यादा पैदा होगा, प्रश्न का उत्तर उतना ही आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो यही कारण है कि मेरा ये आपसे कोशिश रहता है कि आप प्रश्नों को ज्यादा स्तरीय ढंग से समझें, और वो तभी समझ पाएंगे जब प्रश्न स्तरीय होंगे और आपको उनको हल करने में समय लगेगा। अगर केवल रट्टू तोता के जैसे प्रश्न हल करना प्रारंभ करेंगे, वो याद ही नहीं होगा। जितना जल्दी आप उसको देख के हटेंगे, उतना ही जल्दी वो भूलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न, एक देश एक बाजार। पांचवा प्रश्न है, एक देश एक बाजार, एक देश एक बाजार के उद्देश्य से हाल ही में कैबिनेट ने किस अधिनियम में संशोधन को मंजूरी प्रदान की? किस अधिनियम में संशोधन की मंजूरी प्रदान की? माने एक देश और एक बाजार के उद्देश्य से किस अधिनियम में संशोधन की मंजूरी प्रदान की? ठीक है ना। तो नंबर ए, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। नंबर बी, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, भूमि अधिग्रहण अधिनियम। नंबर सी, औद्योगिक अधिनियम 1948। मिलते जुलते ऑप्शन मैंने लिए हैं सब। औद्योगिक अधिनियम 1948। और नंबर डी ऑप्शन है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। तो इसका सही उत्तर क्या है? सब मिला दिया हूं, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, औद्योगिक अधिनियम 1948, आवश्यक वस्तु अधिनियम। तो सही उत्तर है आवश्यक वस्तु अधिनियम। जो है वो इसीलिए बनाया गया है ताकि एक देश और एक बाजार की संकल्पना जो केंद्र सरकार लेकर चल रही है उसे पूरा किया जा सके। तो याद रखिएगा ये हमेशा। छठा प्रश्न है आरोग्य सेतु ऐप। जैसा कि आपने बहुत नाम सुना होगा और पूरा कोरोना काल में ये देखा है। आरोग्य सेतु ऐप, आरोग्य सेतु ऐप का उद्देश्य क्या है? अब आप सोच रहे होंगे कि इतना चर्चित प्रश्न है और मैंने इसको ले लिया तो जाहिर सी बात है बहुत ही सरल होगा। तो जरा ऑप्शन देख लीजिए, अभी आपको सरलता का अंदाजा खुद ही लग जाएगा। कोरोना संक्रमण की जांच करना, कोरोना संक्रमण की जांच करना। अब ऑप्शन देखते जाइए, प्रश्न की सरलता और कठिनता का अंदाजा लगाइए। कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति में आपातकालीन व्यवस्था करना, कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति में मैंने ऑप्शन बिल्कुल निकटतम लिए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति में आपातकालीन व्यवस्था करना, आपातकालीन व्यवस्था करना। और सी है कोरोना वायरस संबंधी रोकथाम एवं चेतना फैलाना। कोरोना वायरस संबंधी रोकथाम एवं चेतना फैलाना, रोकथाम एवं चेतना फैलाना। और नंबर डी, इनमें से कोई नहीं।
ठीक है ना। ये जो आप ऐप, अपने सरकारी ऐप जो आपने अपने मोबाइल में, एंड्रॉयड मोबाइल में अपलोड किया है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? कोरोना संक्रमण की जांच करना, बी कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति में आपातकालीन व्यवस्था करना, सी कोरोना वायरस संबंधी रोकथाम एवं चेतना फैलाना, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस ऐप का मूल उद्देश्य है आपको इसके प्रति जागरूक करना या चेतना फैलाना रोकथाम संबंधी, न कि आपातकालीन व्यवस्था करना और न कि संक्रमण की जांच करना। आप बताएंगे तो व्यवस्था हो जाएगी। मूल उद्देश्य यह है कि आप इसके बारे में सही से जाने और अपना बचाव या रोकथाम कर सकें। ठीक है ना। जैसा कि कोरोना के इस काल में हमेशा यही कोशिश किया गया है कि आप, इसका कोई इलाज सटीक तो था नहीं, तो इसका बचाव ही इलाज है, यही प्रचार सरकार कर रही थी, उसीलिए इसको लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत, प्रतिशत है, क्षेत्रफल नहीं है, प्रतिशत वाला राज्य है, प्रतिशत वाला राज्य है, माने किस राज्य का वनावरण प्रतिशत सबसे ज्यादा है? तो मिजोरम, बी मणिपुर, सी सिक्किम और डी है मध्य प्रदेश। ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर है मिजोरम। मिजोरम का वनावरण प्रतिशत भारत में सबसे ज्यादा, क्षेत्रफल के आधार पर भले ही मध्य प्रदेश है, ठीक है ना, लेकिन वनावरण प्रतिशत, परसेंटेज जो है वो किसका है? मिजोरम का है। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए फिर स्तरीय करंट अफेयर्स के प्रश्न लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।